गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर में आप लोगों को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, तो आज वाले लेक्चर में फिर से उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट में हम लोग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि ठोस यांत्रिकी अप्लाइड मैकेनिक्स का एक पार्ट है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोड्स का अध्ययन किया जाता है। इस ठोस यांत्रिकी को दो पार्टों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड, जिसको सिंपली आप लोग बोलते हैं मैकेनिक्स, और दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। हम लोगों को मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज का ही स्टडी करना है इस सब्जेक्ट में। देखिए, मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज या सॉलिड्स का मतलब ये है कि ये अप्लाइड मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज में क्या अंतर है। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज को हम सबसे पहले देखेंगे। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में मुख्यतः किसी इंजीनियरिंग कंपोनेंट या सिस्टम पर लगने वाले बाह्य बल के कारण उसके स्टैटिक और डायनेमिक बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में किसी कंपोनेंट पर लगने वाले बाह्य बल के कारण दो पार्टिकल्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसा कि अगर जो मान लीजिए ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है या बार है, हमें पता है कि ये ठोस ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और मैंने दो पार्टिकल अज्यूम किया 1 और 2। इन दो पार्टिकल को अज्यूम करने के बाद मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया F। अगर जो ये रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगी ये बॉडी, तो फोर्स लगने के बाद भी अगर जो इनके बीच की डिस्टेंस L है, तो फोर्स लगने के बाद भी आप इनके बीच का डिस्टेंस L ही पाएंगे, जो कि रिजिड बॉडी का यह अजम्पशन है कि दो बिंदुओं के बीच या दो पार्टिकल के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होती फोर्स लगने पर। तो ये होता है रिजिड बॉडी का मतलब। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज में हम लोग देखेंगे कि मुख्यतः यह आंतरिक बलों के बारे में बात करता है, और इसकी वजह से किसी कंपोनेंट के ज्यामिति में हुए बदलाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस ब्रांच में मुख्यतः सामर्थ्य या कठोरता के अध्ययन करते हैं। सामर्थ्य मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यह निश्चित करता है कि किसी भी मशीन कंपोनेंट पर बिना ब्रेक हुए अपने सर्विस को ये करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी लोड या बियर करने की शक्ति है मान लीजिए 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस पर हम लोड लगाए F1 मान लीजिए, इस पर भी F1 लगाए, और F1 की वैल्यू है मान लीजिए शुरू में 45 किलो न्यूटन। अब जो ही आप 45 किलो न्यूटन लगाए, 45 से ये लोड बियर कर ले रहा, 45 से 50 तक गए तो भी ये लोड बियर करेगा, यानी बिना ब्रेक हुए ये अपना फंक्शन करता रहता है। लेकिन जो ही आप 50 से ऊपर लगाएंगे, जो ही आप 50 से ऊपर बल लगाएंगे, सपोज 51 न्यूटन का हम लगा रहे हैं, F3 = 51 न्यूटन का, सपोज 51 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये बॉडी ब्रेक हो जाएगी, यानी इसकी फ्रैक्चर या स्ट्रेंथ जो होती है, इसको फ्रैक्चर या फेल होने से बचाने का कार्य करता है। किसी भी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है। दूसरा, पदार्थ की स्टिफनेस या कठोरता। पदार्थ की कठोरता से हम ये समझते हैं कि एक ऐसा गुण है जो कि पदार्थ की डिफॉर्मेशन यानी उसकी विकृति का प्रतिरोध करता है। जैसे अब यहीं पर आप लोगों का ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आप बल लगाए, अगर जो ये बॉडी आपकी रिजिड है, ये बॉडी आपकी स्टिफ है, स्टिफ बॉडी है, तो इसमें डिफॉर्मेशन होने के चांसेस
शून्य रहेंगे। हम देखते हैं कि इस विषय का मुख्य उद्देश्य हमें इंजीनियरिंग कंपोनेंट में प्रतिबल, विकृति या डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है, ताकि हम इस पर लोड या बेहतर तरीके में कह सकते हैं इस पर वाय लोड लगने के कारण इसमें जो बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव अपने लिमिट सीमा से अधिक ना जाए और हमारा जो कंपोनेंट है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट हो, वो बेहतर तरीके से काम करता रहे। इसलिए कितना प्रतिबल इंड्यूस हुआ, विकृति क्या है, डिफ्लेक्शन को हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। आखिर हमने जान लिया कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब इन दोनों में अंतर क्या है एक्चुअली, तो देखिए मैंने डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडीज एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज का एक टेबल ड्रा किया है, जिसमें लेफ्ट साइड में रिजिड बॉडीज है और राइट साइड में डिफॉर्मेबल बॉडीज है। तो इसमें हम देखते हैं पहला कि रिजिड बॉडी डू नॉट डिफॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू लोड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो पार्टिकल के बीच की दूरी रिजिड बॉडी में चेंज नहीं होती है। जब चेंज ही नहीं होगी तो डेफिनेटली डिफॉर्म नहीं होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। दूसरा है इसके करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेबल बॉडी, जो हम देखते हैं कि दीज बॉडीज हैव टेंडेंसी ऑफ डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू लोड्स। जैसा कि मैंने बताया था कि इस सब्जेक्ट में यानी मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज में जब लोड अप्लाई किया जाता है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो चेंज होने लगती है, इसलिए बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म होने लगती है। तो इसमें हम डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रिजिड बॉडीज में दूसरा पॉइंट है दीज बॉडीज कैन ओनली ट्रांसलेट, चूँकि इसमें दो बिंदुओं की पार्टिकल के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है, ये बॉडी या तो सिंपली ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट मतलब एक लाइन में करेंगे, और या तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ये बॉडी दो बिंदुओं के बीच की दूरी चेंज हो सकती है यानी डिस्टार्शन के बाद, तो ये बॉडी क्या करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी डिस्टार्ट हो सकते हैं। इसमें देखिए तीसरा पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स चेंजेज इन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज नेग्लेजिबल। मैंने जैसा कि पहले ही फिगर में बताया था कि जैसे यहाँ पर है कि इन दोनों के इस पर कोई बार है, दो पार्टिकल लिया मैंने, इनके बीच की दूरी L है, अगर फोर्स लगाने के बाद भी इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन इसमें बॉडी जो है डिफॉर्मेबल है, इसमें क्या होंगे, चेंजेस आ जाएंगे दो पार्टिकल के बीच की दूरी। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक बार लिया और दो वेट W1 W2 लगाया। चूँकि ये रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में यहाँ पर क्या बार बेंड नहीं हो रहा, लेकिन ये डिफॉर्मेबल बॉडी है तो बार क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। इसलिए ये डिफॉर्मेबल बॉडीज है और ये रिजिड बॉडीज है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ने। स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ने देखिए बेसिकली हमने पहले ही बताया था कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हमें इंड्यूस्ड स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस अगर जो एक लाइन में डिफाइन करें तो बाह्य बल के कारण जो आंतरिक बल उत्पन्न होता है, अगर जो उसमें हम उस एकांक एरिया से यानी उसके एरिया से डिवाइड करते हैं बॉडी के, तो जो हमें राशि मिलती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है इन मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी सफर्स ए डिफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि इस सब्जेक्ट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी डेफिनेटली चेंज होगी यानी डिफॉर्मेशन में जाएगी। तो जो ही एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जाएगा बॉडी पर उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। लेकिन इस सब्जेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी बॉडी डिफॉर्मेशन के बाद भी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहेगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अनुसार अगर जो एक्सटर्नली लोड अप्लाई किया जा रहा है तो इंटरनली फोर्स भी उतना ही जनरेट होना चाहिए ताकि बॉडी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी संतुलन की अवस्था में रह सके। दीज इंटरनल, यही जो इंटरनल फोर्स हैं, गिव राइट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। जैसा कि मैंने फिगर बनाया, देखिए यहाँ पर एक बार लिया है जिसपे F न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है मैंने, और यहाँ से कोई सेक्शन लिया है। सेक्शन मतलब इस पार्ट को मैंने यहाँ से दो पार्टों में डिवाइड करूँगा और एनालिसिस करूँगा हर एक पार्ट का। तो एक पार्ट ये है F1 न्यूटन और एक पार्ट ये है F1 न्यूटन का। तो इस पर देखिए F न्यूटन का जो फोर्स ये पुलिंग नेचर का, खींचने वाले, इस बॉडी को खींच रहा है, तो इंटरनल फोर्स भी F
क्वांटिटी यानी एफ मैग्नीट्यूड का ही जनरेट हो जाएगा उसके इंटरनल सरफेस पे, और ये बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सेम राइट वाले पार्टिकल नहीं होगा, ये पुल कर रहा है इसको तो इंटरनल फोर्स एफ जनरेट होगा, और ये जो पार्ट है इस बॉडी का ये भी संतुलन की अवस्था में रहेगा, राइट। तो स्ट्रेस का डिफिनीशन क्या बना, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज, इस लाइन को याद रखिएगा आप लोग, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, और ये जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट या बार है। क्रॉस सेक्शन एरिया वो एरिया होता है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे एरिया क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसमें हमारे एक अजम्पशन माने हैं एक ही, जो टोटल फोर्स या टोटल लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। यूनिफॉर्मली मतलब हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर भी वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी वैल्यू सेम है, और यहाँ पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, राइट। अब लोग हम लोग चलते हैं, कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस बेसिकली दो ही पार्टों में डिफाइन, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेस बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, स्ट्रेस बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है आप लोगों का नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा है शियर स्ट्रेस। जो नॉर्मल स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस, इन्हीं दो स्ट्रेसेस से मिलकर बाकी सब स्ट्रेसेस बने होते हैं। जैसे कि हमारा शाफ्ट में बेंडिंग स्ट्रेस होता है और टॉर्सनल स्ट्रेस जनरेट होता है। बेंडिंग में जैसे आपका ऊपरी सतह पर देखेंगे, अगर जो बेंड हो रहा है ऊपरी सतह पर तो टेंसाइल आ सकता है, नीचे वाले सरफेस पे कंप्रेशन आता है। तो इन दोनों स्ट्रेसेस के मिलने की वजह से बाकी सब स्ट्रेस इन्हीं दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, अदर स्ट्रेसेस आइदर आर सिमिलर टू दोज बेसिक स्ट्रेसेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, मतलब बाकी स्ट्रेस इसके सिमिलर होंगे अथवा इनके कॉम्बिनेशन से बने होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल मतलब किसी भी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो जब स्ट्रेस किसी भी बार के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जनरेट होगा तो ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसको बोलते हैं, जो मैं ड्रा कर रहा हूँ इसको बोलता हूँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस एक्सिस के ए वाला सरफेस देखिए, ए वाला सरफेस, इस एक्सिस के ए वाला सरफेस को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब इस एरिया के परपेंडिकुलर स्ट्रेस जनरेट होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस। चूँकि स्ट्रेस हमारा एक ही डायरेक्शन में है इसलिए इसको बोलते हैं यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। बट ये केस बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जनरली स्ट्रेस या तो बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में या तो ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे थिन सिलेंडर का, तो थिन सिलेंडर में हमें जनरली बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस होता है। यानी बाई एक्सियल मतलब एक स्ट्रेस जो होगा एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में। इसी तरह जब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को किसी वाटर में आप डुबोते हैं तो उस पर 3 डायरेक्शन से नॉर्मल स्ट्रेस लगते हैं, तो इस स्टेट को बोलते हैं ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इनका एग्जांपल जैसे सिंपली देख लीजिए, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन थिन वॉल सिलेंडर, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसी तरह ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के केस में हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में एक स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है सिग्मा n1 एक्स डायरेक्शन में और जो दूसरा है सिग्मा n2 वाई डायरेक्शन में। इसी तरह इसमें सिग्मा n1 एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा n2 वाई डायरेक्शन में और सिग्मा n3 जेड डायरेक्शन में। तो इस केस को बोलेंगे ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस और इस केस को बोलेंगे बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे वहाँ पर बताया था कि मैंने कि जब स्ट्रेस यूनिफॉर्मली किसी सरफेस पे डिफाइन होगा तो वहाँ पर सिंपली सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर जो यूनिफॉर्मली ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे तो हम लोग स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे और स्मॉल एरिया पे
उस टोटल लोड एफ का कुछ पार्ट डी एफ लगेगा। तो स्ट्रेस जो डिफाइन किया गया है सिग्मा इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल ए। अगर जो स्ट्रेस इज बेसिकली स्ट्रेस किसी सरफेस या किसी चीज़ पर डिफाइन नहीं किया गया, एक पॉइंट पर डिफाइन किया गया है। तो पॉइंट पर डिफाइन किया गया, अगर जो हम ए की वैल्यू जो है एरिया की वैल्यू अगर हम 0 पे ले जाएँ करने की कोशिश करें तो हमारा जो स्ट्रेस एक पॉइंट पे डिफाइन हो सकता है। तो जो स्ट्रेस है वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर ही डिफाइन किया गया है। अगर जिसकी लिमिट टेंड्स टू 0 एरिया की यानी लिमिट ऑफ एरिया टेंड्स टू 0 कर दें तो ये स्ट्रेस हमारा एक पॉइंट पे डिफाइन हो सकता है। इसीलिए ए सिग्मा इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, इसको डिफाइन किया गया है स्ट्रेस एक पॉइंट पर। यानी कि स्ट्रेस एक पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए हमें एरिया जो है उसको टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, तो हमारा स्ट्रेस जो है एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका यूनिट्स देखिए एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल से डिनोट करते हैं। बेसिकली जो स्ट्रेस जनरेट कैलकुलेट करते हैं हम लोग मेगा पास्कल में लेते हैं, और 1 मेगा पास्कल की वैल्यू होती है 10⁶ पास्कल। हमें पता है पास्कल इक्वल टू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर में होता है हमारा 10⁶ mm स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में हमारा जो वैल्यू होता है वो 10⁶ mm स्क्वायर होता है। जब इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली मिलेगा 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, यानी कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁶ पास्कल और 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। दूसरा बेसिकली जो जैसे इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जी के और टाउ, इसको हम डिनोट करते हैं जी के और ई गीगा पास्कल में हम जनरली लेते हैं। तो गीगा पास्कल में होता है, गीगा पास्कल मतलब 10⁹, तो 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10⁹ पास्कल। अगर जब हम इसको मेगा पास्कल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ मेगा पास्कल या और 10⁻³ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होगा। तीसरा यूनिट है इसका रियली यूज होता है किलो पास्कल। किलो पास्कल का मतलब आप लोग जानते हैं कि 1 किलो में 10⁻³ पास्कल होता है। जो यूएस में जो सिस्टम चलता है स्ट्रेस का उसको मेजर करते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच में, इसको बोलते हैं PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच में, राइट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो नेक्स्ट है हम लोगों का नॉर्मल स्ट्रेसेस में बेसिकली डिफाइन किए गए हैं 2 स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि जब कोई स्ट्रेस या फोर्स किसी भी बार को पुल करने की कोशिश करेगा तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा उस बार में उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेस एक्ट्स आउट ऑफ द एरिया, स्ट्रेस एक्ट